हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ऐसा माना जाता है कि जो विद्यार्थी इस चैप्टर को कवर कर लेता है उसके लिए मैथमेटिक्स इजी हो जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। त्रिभुज में चूंकि थ्योरम जो है, जो कि 5 नंबर में 100% आपको पूछा जाता है, थ्योरम जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है, लेकिन आज हमको इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यहाँ से एग्जाम में इससे बाहर नहीं होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से हम क्वेश्चन बैंक का से क्वेश्चन को सिलेक्शन किए हैं जो जो पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं और आप लोगों को भी सद्बुद्धि दे और एग्ज़ाम की तैयारी में मदद मिले, और एग्ज़ाम में अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो आप हमें प्यारा से कमेंट करके बताइए, ताकि हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगा इससे। तो स्टार्ट करने से पहले हम त्रिभुज का कंसेप्ट समझते हैं कि त्रिभुज में जो यहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है। 9th में भी त्रिभुज है, 10th में भी त्रिभुज है, तो दोनों में अंतर क्या है भाई, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो 9th में जो पढ़ना है वहाँ पढ़ना है हमको सर्वांगसम के बारे में पढ़ना पड़ता है, और यहाँ 10th में जो है वो समरूप के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो समरूप के बारे में कंसेप्ट समझना है और कुछ थ्योरम का हमको यहाँ देखना है जो ऑब्जेक्टिव बेसिस होगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए कुछ बेसिक पहले समझते हैं। तो त्रिभुज की बात कर लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज की बात कर लेते हैं। तो त्रिभुज के बारे में सबको पता है, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होता है। और इस त्रिभुज के बारे में खास करके इससे पहले हम देखें तो समरूप आकृति को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है, जो कि मेन हमको यहाँ जो पढ़ना है। तो समरूप आकृति क्या होता है। समरूप आकृतियाँ, इसमें आपको जो कंडीशन होता है, अगर उस कंडीशन को आप समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा क्या है, और त्रिभुज का भी कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा समरूप के बारे में। 2 आकृति, जब भी आपको चर्चा होगा तो समरूप के लिए कम से कम तो 2 आकृति चाहिए ही चाहिए तुलना करने के लिए। बिना तुलना का तो होगा नहीं, एक आकृति में आप जज नहीं कर पाएंगे समरूप है या नहीं है। तो कोई भी 2 आकृति समरूप कब होगा, उसके लिए शर्त यह है कि पहले नंबर तो आकृति समान होना चाहिए। आकृति जो है ये आपका समान होना चाहिए। आकृति समान का अर्थ क्या हुआ, अगर वृत्त है तो दूसरा वृत्त होना चाहिए, एक वर्ग है तो दूसरा वर्ग होना चाहिए, एक आयत है तो दूसरा आयत होना चाहिए। आकृति का अर्थ ये हुआ। दूसरा कंडीशन है आपका आकार। यहाँ जो है आकार क्या होना चाहिए, आकार कोई जरूरी नहीं है समान, समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है, अर्थात बड़ा छोटा भी हो सकता है। तो आकार आपका डिफरेंस मिल सकता है, अर्थात असमान 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 या फिर समान भी कह सकते हैं। समान के कंडीशन में भी आपका यहाँ आएगा और असमान के कंडीशन में भी आएगा। आकृति लेकिन सेम होना चाहिए। बहुभुज के लिए हम बता रहे, फिर त्रिभुज के लिए अलग देखेंगे। तो आकार जो है समान या असमान आपका हो सकता है। उसके बाद अमाप। अमाप एक तरह से कहा जाए तो कहीं न कहीं इसी से अमाप यानी कि माप कितना है, तो माप बराबर है या नहीं, ये एक तरह से कहीं न कहीं इसी से रिलेटेड करता है। तो ये 2 अगर देख लेते हैं आप तो कोई भी आकृति को आप जज कर पाएंगे समरूप है या नहीं। लेकिन हमको स्पेशल अभी यहाँ त्रिभुज के बारे में देखना है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी जैसे आ जाता है आपको, जितना भी वृत्त है वो सब के सब समरूप होते हैं, जितना भी वर्ग है वो सब के सब समरूप होते हैं। क्यों, वर्ग का आकार भले अलग अलग हो सकता है लेकिन आकृति समान होता है। वृत्त का आकार भले अलग अलग हो सकता है लेकिन आकृति समान होता है। तो ये जो है उसी तरह समबाहु त्रिभुज लें तो उसमें भी वही बात है। तो अब थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में हम देख लेते हैं क्या होगा। एक और कंडीशन आप बहुभुज के नाते जोड़ सकते हैं इसमें कि भुजा की संख्या, यानी कि भुजा जो है भुजा की संख्या की बात कर लेते हैं। अगर बहुभुज को आपको समरूप दिखाना है तो भुजा की संख्या समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए,
समान होनी चाहिए। ये तीन चीज अगर आप कंडीशन को समझ जा गए हैं तो समरूप को पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। भुजा की संख्या समान होनी चाहिए, आकृति समान होनी चाहिए, आकार समान या असमान आपका हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कंडीशन पर। चलिए देखते हैं कुछ उदाहरण लेके तो समझ में आ जाएगा क्या है। जैसे अगर बात करें, ये वर्ग है मान लेते हैं, एक बड़ा वर्ग ले लेते हैं, ये दूसरा वर्ग है। अगर मान लेते हैं इसका 5 सेंटीमीटर भुजा है तो सब 5 होगा, और इसका मान लेते हैं 8 10 कुछ भी 10 सेंटीमीटर अगर मान लेते हैं तो सब 10 होगा, चूंकि वर्ग हम मान रहे हैं। तो यहाँ क्या समझ रहे हैं, आकृति एक जैसा है, चूंकि ये वर्ग। उसके बाद भुजा की संख्या बराबर है, 4 भुजा इसमें 4 भुजा इसमें। उसके बाद जो है यहाँ देखिए आकार जो है कोई जरूरी नहीं है एक जैसा है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो आकार आपका समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये पेंसिल है तो इसको अगर हम इसका परछाई बनाएं, यहाँ से टॉर्च जलाएं, परछाई को छोटा बड़ा करें तो इसका जो भी आकृति बनेगा, जो भी आकार बनेगा, वो सब के सब समरूप का उदाहरण होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में समझ लेते हैं कि दो त्रिभुज, चूंकि यहाँ हमको त्रिभुजे मेन पढ़ना है, तो त्रिभुज कब होगा, यानी दो त्रिभुज समरूप कब होगा भाई, दो त्रिभुज समरूप कब होगा। तो दो त्रिभुज के लिए समरूप के लिए कंडीशन क्या है। अब देखिए भुजा की संख्या समान हो ये कहना नहीं पड़ेगा, क्यों, त्रिभुज है तो 2-3 भुजा होगा ही, ये तो कहना नहीं पड़ेगा। तो दो त्रिभुज समरूप कब होगा, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा इसका संगत कोण देखना पड़ेगा। पहला कंडीशन, अगर कोण बराबर है तीनों तो आप कह सकते हैं समरूप है, लेकिन आगे का कंडीशन सुनिए। दूसरा संगत भुजा एक ही अनुपात, इसी को एक ही अनुपात को समानुपाती भी कहते हैं, ठीक है, समानुपाती भी कह सकते हैं। तो संगत भुजा एक ही अनुपात या समानुपाती में हो, तो ये दो कंडीशन अगर पालन कर लेता है कोई भी दो त्रिभुज तो 100% वो आपका समरूप कहलाएगा। समरूप का यही दो कंडीशन है त्रिभुज में। अब इसी तरह अगर मान लीजिए आता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज, इसमें 100% आप कह देना है कि समरूप है। क्यों, समबाहु त्रिभुज चाहे कितना बड़ा ले कितना छोटा ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका सब कोण 60 डिग्री होता है। उसके बाद उसके भुजा को जब हम अनुपात में लेंगे तो सब हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो समबाहु त्रिभुज 100% समरूप होगा। उसी तरह वर्ग 100% समरूप होगा। दो आयत हमेशा समरूप होगा। उसी तरह दो वृत्त हमेशा समरूप होगा, जो कि हमको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। अब हम अगर ये समझ गए हैं तो अब हम थोड़ा सा जो यहाँ यूज होने वाले हैं थ्योरी, अर्थात जो चैप्टर में थेल्स का प्रमेय है, पाइथागोरस है, थोड़ा सा संक्षेप में उसको ले लेते हैं। उसके बाद हमको ऑब्जेक्टिव में जहाँ मिलेगा उस आधार से भी हम कर लेंगे उस समय भी। तो देखिए थ्योरम की यहाँ बात होगा तो थ्योरम जो है पहला होता है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से रिलेटेड हम थोड़ा सा संक्षेप में बता देते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय की बात करें तो थेल्स प्रमेय क्या है, अगर ये त्रिभुज है, चूंकि यहाँ प्रूव्ड करना नहीं है एज ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से, अगर ये कोई त्रिभुज है तो इसके एक भुजा, ये मान लीजिए एक भुजा के कोई बिंदु जैसे ए बी सी मान लेते हैं, ये त्रिभुज है, इसका एक भुजा मान लेते हैं यहाँ ए बी पर एक बिंदु चलो डी ले लेते हैं। अब इस डी से इस भुजा के समांतर यानी कि नीचे वाला जो है इस भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाए, डी ई खींचा जाए, तो ये जो बी सी और डी ई इसमें हम क्या बोले, ये दोनों आपस में समांतर है। तो एक भुजा के किन्हीं बिंदु से दूसरे भुजा के मध्य, दूसरे भुजा के समांतर खींची गई जो रेखाखंड है तीसरे भुजा को वो भी एक ही अनुपात में काटता है। ये आपका थेल्स प्रमेय का होता है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि ये दोनों अगर समांतर है थेल्स के प्रमेय के हिसाब से, तो जितना
जितना आपका AD बटे में DB होगा उतने हो जाएगा आपका AE बटे में हो जाएगा EC। ये आपका थेल्स प्रमेय का है। इसी का विलोम हो जाता है। विलोम में क्या कि पहले आपका ये दिया रहेगा कि एक रेखा है जो एक भुजा के समांतर है और एक ही अनुपात में काट रहा है, तो इसका विलोम हो जाता है। तो मेन आपको यही याद रखना, इससे काम चल जाएगा। अब देखिए इसी में आप अलग अलग अनुपात निकाल सकते हैं। अभी हम लिए AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। उसके बाद AD बटे AB भी ले सकते हैं, यानी कि AD बटे AB बराबर AE बटे हो जाएगा आपका AC। तो इसमें आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखना, इसी से निष्कर्ष निकलता है, ये अलग से कहीं नहीं आता है, निष्कर्ष यहीं से निकलता है। यहाँ देखिए अगर ये छोटा वाला लिए तो नीचे में हम बड़ा वाला लिए, उसी तरह इधर छोटा वाला लेना है तो नीचे में बड़ा वाला लेना है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकी नीचे में छोटा लेंगे बड़ा, ये चलते रहेगा। तो थेल्स प्रमेय समझ गए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम थेल्स प्रमेय से थोड़ा सा आगे बढ़ें तो इसी में एक आता है मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय से भी ऑब्जेक्टिव बनेगा। जैसे ये त्रिभुज है, अब थेल्स के प्रमेय से ही ये निष्कर्ष निकलता है। तो अगर ABC एक त्रिभुज है तो इसके एक भुजा के मध्य बिंदु, मान लेते हैं मध्य बिंदु ये D है, तो मध्य बिंदु है तो जितना बड़ा AD रहेगा उतने बड़ा DB रहेगा। तो मध्य बिंदु से एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरे भुजा के समांतर खींची गई रेखाखंड तीसरी भुजा को भी मध्य बिंदु पर ही काटता है। ये थेल्स प्रमेय से ही निष्कर्ष निकल के आता है। तो देखिए जब हम इसके समांतर खींचेंगे, इसके मध्य बिंदु से DE समांतर जब BC खींचेंगे और कहेंगे कि ये DAB का मध्य बिंदु है, तो निश्चित रूप से AC का भी ये क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। जितना बड़ा AE रहेगा उतने बड़ा EC रहेगा। इसका भी हमको जरूरत पड़ेगा। अगर ऐसा होता है, मध्य बिंदु से खींचते हैं समांतर खींचते हैं, समांतर तो होता ही होता है, एक अनुपात तो होता ही होता है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो DE है ये BC का आधा हो जाता है। इसका भी ऑब्जेक्टिव में हमको जरूरत पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो DE जो है ये BC का आधा हो जाता है। कुछ जगह इसका भी जरूरत हमको पड़ जाएगा। तो ये हुआ थ्योरम का भाग। आगे देखते हैं, एक थ्योरम आगे यूज होगा आपको बार बार, फिर पाइथागोरस का हम देख लेंगे कि अगर कोई दो त्रिभुज है, मान लेते ये दो त्रिभुज है, ये ABC है और ये DEF है, दो त्रिभुज है। अगर हम कहें कि ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप है, समरूप का सिंबल की बात करें तो ये इस तरह से होता है समरूप का आकृति। सर्वांगसम का होता है आपका इस तरह से, जो कि 9th में पढ़े हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं ABC ये समरूप है त्रिभुज DEF, ये मान लेते हैं समरूप है। तो अगर समरूप है तो थ्योरम कहता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये इसके संगत भुजा के, संगत भुजा का मतलब अगर इसका AB ले रहे हैं तो इसका DE लेंगे। उसी तरह इसका अगर BC ले रहे हैं तो इसका EF लेंगे। उसी तरह इसका AC ले रहे हैं तो इसका DF लेंगे, तो इसका क्या होगा, इसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ये इस तरह से ये एक थ्योरम ये भी यूज होता है। और ऑब्जेक्टिव में खास करके बहुत क्वेश्चन इस थ्योरम से आता है। फिर से सुनिए क्या बोल रहे हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये थ्योरम आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। लेकिन और क्या क्या होता है इस थ्योरम से रिलेटेड थोड़ा सा वो भी समझ लीजिए। देखिए अगर आगे बात करें तो ये तो समझ ही गए, और किसके किसके साथ संगत होगा ये समझिए। मान लेते ये दो त्रिभुज है। अब अगर इसका मान लेते हम मध्यिका खींचे, ये एक शीर्ष से मध्यिका खींचे,
ए बी सी और डी ई एफ। मान लेते ये एम है और ये एन है। मध्यिका किसको कहते हैं? सामने वाला शीर्ष से खींचा गया वैसा रेखा होता है जो सामने वाला भुजा को दो बराबर भाग में बांटे तो मध्यिका कहते हैं। तो मध्यिका कहते तो ये दोनों बराबर होगा, उसी तरह ये दोनों बराबर होगा। तो इस कंडीशन में अगर समरूप है त्रिभुज, अगर ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा कि पहला तो हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज, हम डायरेक्ट लिख देते के बार ए बी सी बटे हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, ये होगा ए बी बटे में डी ई का स्क्वायर, उसी तरह बी सी बटे में ई एफ का स्क्वायर और ए सी बटे में डी एफ का स्क्वायर, जो कि अभी हम बताए ये तो है ही। इसके साथ साथ और समझिए, अगर ऐसा होता है तो इसका जो क्षेत्रफल है इसका क्या होगा, इसके मध्यिका यानी कि ए एम बटे में डी एन, इसका भी स्क्वायर होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये ऊंचाई है, मान लेते ये ऊंचाई है, ऊंचाई क्या होता है, सामने पर लंब होता है तो वो ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई होता है तो उसका भी ये आपका वर्ग होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात एक और यूज होगा हमको ऑब्जेक्टिव बनाने में कि एरिया ऑफ ए बी सी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। अगर ये मान लेते हैं मध्यिका है तो इसका भुजा का जो रेशियो है यानी कि ये वाला यानी बी एम और सी एम, इसका रेशियो हम कह रहे हैं, तो इसके रेशियो के बराबर हो जाता है। अगर ये मान लेते सामने वाला कोण को समद्विभाजित करते हुए, ये जो कोण देख रहे हैं ए, इसको आधा आधा करते हुए अगर ये रेखा जा रहा है तो निश्चित रूप से इस कोण के बगल वाला भुजा का अनुपात यानी कि ए बी बटे में ए सी, बगल वाला भुजा का अनुपात, और ये बराबर हो जाता है इसके अनुपात यानी कि बी एम बटे में सी एम, इसके अनुपात का। और इस थ्योरम के अनुसार अगर कहा जाए तो इसका स्क्वायर होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसका हमको आगे यूज होगा कुछ क्वेश्चन में। अब इससे आगे देखें कुछ थ्योरम का, तो थेल्स प्रमेय भी है। थेल्स प्रमेय तो हो ही गया, और पाइथागोरस है। पाइथागोरस में क्या है, जो को पहले से भी आपको पता है पाइथागोरस का। पाइथागोरस का क्या है, समकोण त्रिभुज में है। अगर ये समकोण त्रिभुज है, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण के सामने के भुजा जो होता है ये कर्ण कहलाता है। बाकी ये आधार लंब ये चेंज होते रहता है, वो एंगल पर डिपेंड करता है किस एंगल की बात कर रहे हैं। इस एंगल के हिसाब से देखें तो ये लंब होगा, इस एंगल के हिसाब से अगर देखें तो ये आपका क्या होगा, आधार होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि ये समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं का योग, वर्गों का योग, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर हो जाता है कर्ण का स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रमेय है। बाकी इसका उल्टा जो है इसका विलोम हो जाता है। तो इस थ्योरम का यूज होने वाले हैं। और यही समकोण त्रिभुज से हमको एक और थ्योरम मिलता है जो कि इस थ्योरम से पहले बुक में आपको दिया गया है, उसका भी काफ़ी यूज होगा, उसको भी देख लेते, उसके बाद ऑब्जेक्टिव हम स्टार्ट करेंगे। बाकी अगर बीच में कहीं कोई कंसेप्ट आता है तो वहाँ डील कर देंगे। तो देखिए, अगर मान लेते ये आपका समकोण त्रिभुज है और ये जो थ्योरम है, ये जो थ्योरम है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होता है बच्चा को। अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत क्वेश्चन यहाँ से डील हो जाएगा। अगर ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ समकोण वाली शीर्ष जो होता है ए बी सी मान लेते हैं, तो समकोण वाली शीर्ष से कर्ण पर जो लंब डालेंगे, तो यहाँ जो है कर्ण पर लंब डाल दे दिए, तो इसको मान लेते एम है। तो कोई भी समकोण त्रिभुज में उसके समकोण से कर्ण पर जो लंब डालेंगे, डालने के बाद जो ये जो त्रिभुज है दो हिस्सा में बट गया, दो हिस्सा में बट गया, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होता है। क्या बोले, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होता है।
तो पहला कंडीशन होगा अगर ऐसा होता है तो हाँ, पहले तो ये समझ लीजिए कि कौन कौन किसके बराबर होगा, अर्थात संगत कोण जो बार बार कहते हैं समरूप में संगत कोण समझना पड़ेगा। दूसरी बात, आपका त्रिभुज का नाम भी संगत कोण के हिसाब से ही रखना पड़ता है। ये समरूप नहीं है कि त्रिभुज का नाम वही है तो लिख दिए, नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि त्रिभुज ABC है लिख दिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। समरूप के हिसाब से आपका इसका नाम भी बदलना पड़ सकता है, BAC भी लिखा जा सकता है। अपना मर्जी से नहीं ले लेंगे BAC ABC CAB, कुछ ऐसा नहीं लेंगे समरूप में खास करके। तो इसलिए पहले आपको संगत समझिए क्या है। यहाँ से अगर बात करें तो ये जो कोण है, अगर इसको 1 मान ले, इस कोण को 2 मान ले, इस कोण को 3 मान ले और इसको 4 मान ले, तो यहाँ से आपको याद रखना है कि कोण 1 जो है वो बराबर होगा 3 के। थ्योरम है, थ्योरम में आप देख लीजिएगा तो पता चलेगा। यानी एक कोण बराबर होता है 3 के और उसके बाद कोण 2 जो है वो बराबर होता है 4 के। और बचा कोण समकोण, अगर बड़का त्रिभुज बात करें तो ये समकोण है, बाकी ये दोनों छोटका है। तो छोटका त्रिभुज में इधर समकोण है तो ये दोनों इसके बराबर हो जाएगा। तो खास करके आपको ये याद रखना है कौन कौन किसके बराबर है। बड़का त्रिभुज में तुलना करें तो कोण B आपका समकोण है 90 डिग्री। तो आपस में हम ये कह रहे हैं कि अब इसके अनुसार आप नाम रखिए, क्या होगा देखिए। अगर हम बोलें कि कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण के सामने से कर्ण पर अगर लंब डाला जाए तो ये जो 2 त्रिभुज बन रहा है ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। तो नाम अब रखिए। अगर हम कहें कि त्रिभुज ABM लें तो इसी के अनुसार आपको नाम याद रखना पड़ेगा ABM। तो A के संगत कौन हुआ, इस त्रिभुज में बात करें नीचे वाले में तो यहाँ देखिए ये 3 हुआ, तो इसका हम पहले लेंगे B, इसका नाम लेंगे पहले B। उसके बाद AB, तो 2 के सामने का कौन होगा 4 के बराबर है, तो अब हम नाम लेंगे इसका C। उसके बाद ABM समकोण के वाला है तो यहाँ इस नीचे वाला त्रिभुज समकोण M है, तो इस तरह से इसका नाम हो गया। इसलिए कुछ भी अपना मन से नाम नहीं लेना समरूप में, इसमें भी आपका नंबर कट जाता है नाम उल्टा पुल्टा लिखने में। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। साथ ही साथ ये त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज का भी समरूप होगा। तो अगर इस त्रिभुज की बात करते हैं जैसे ABM है, तो अब देखिए बड़ा वाला त्रिभुज है उसका नाम हम कैसे लेंगे, इसके अनुसार A, तो बड़ा वाला त्रिभुज में भी A, तो जो कि ये दोनों में आ जाएगा, तो बड़ा वाला त्रिभुज में तो A ले ही लेंगे। अब देखिए B, छोटा वाला त्रिभुज में हम B लिए, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इसमें हम B लिए, तो B लिए तो ये कोण किसके बराबर है, ये कोण बराबर है 4 के। तो बड़ा वाला त्रिभुज में ये C आ रहा है तो यहाँ हम लेंगे AC। M यहाँ समकोण ले रहे हैं, तो समकोण ले रहे हैं तो बड़ा वाला त्रिभुज में समकोण B है तो यहाँ ले लेंगे B। तो इस तरह से बड़ा त्रिभुज का नाम हो जाएगा ACB। उसी तरह यहाँ तीसरा जो कंडीशन होगा ये नीचे वाला त्रिभुज, नीचे वाला त्रिभुज है, नीचे वाला जो त्रिभुज है त्रिभुज का हम नाम अगर लें इसी के अनुसार BCM ले ले, BCM ये समरूप होगा बड़ा वाला त्रिभुज का। तो B, तो देखिए B यहाँ है छोटा, ये छोटा वाला त्रिभुज है, ये कोण बराबर है 1 के, तो बड़का त्रिभुज में ले लेंगे 1। उसके बाद C जो है जो कि दोनों में आ गया, इस छोटा वाला में भी आया बड़ा में भी आया, तो C तो यही रह जाएगा। M समकोण के हिसाब से यहाँ B हो जाएगा। तो ये जो त्रिभुज, ये तीनों आपको कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, कोई भी समकोण त्रिभुज में इसका प्रयोग होगा। और जब समरूप होता है तो उसका संगत भुजा बराबर होता है, संगत भुजा एक ही अनुपात में होता है, इसका कंसेप्ट यूज होगा। ये कोण के आधार पर हम खोज लेंगे संगत। तो जब बनाएंगे ऑब्जेक्टिव वहाँ देखेंगे, तब हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बारी बारी से सबको। तो पहला ऑब्जेक्टिव है आपका कि 2 समरूप आकृतियां के क्या होते हैं। अभी हम पीछे देख रहे थे, आकार समान होते हैं, अमाप तो एक तरह से कह सकते हैं आकारे में आ गया, तो क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है क्षेत्रफल बराबर होते हैं, परिमाप बराबर होते हैं, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ एक याद कीजिए आकार समान या असमान, तो एक कंसेप्ट आपका ये आ रहा था।
तो इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें दूसरा कि सभी वर्ग होते हैं, हम शुरू में ही बताएं जितना भी वर्ग है सब के सब समरूप होते हैं, तो इसमें मार दीजिए समरूप, समरूप ए नंबर है। तीसरा क्वेश्चन कंसेप्ट समझ गया तो तुरंत तुरंत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं, भिन्न त्रिज्या। भाई त्रिज्या कुछ भी हो उससे लेना देना नहीं है, दो त्रिभुज हमें, दो वृत्त जो है हमेशा क्या होता है, समरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में AB और AC के मध्य बिंदु DE, तो देखिए बनाइए त्रिभुज। जब भी त्रिभुज वाला आए तो बना लेना है फिगर, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। ABC में कह रहे हैं AB AC के मध्य बिंदु DE हो रहे, तो AB और AC का मध्य बिंदु है, तो ये D है और ये E है। तो जब ये दोनों का मध्य बिंदु है तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो DE समांतर BC, ये दोनों के समांतर भी है, तो BC है 8 BC, तो अगर इसका नाम ABC दें तो BC आपका कह रहा है 8 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछ रहे क्या चीज़, DE, तो याद कीजिए कंसेप्ट बताए, अगर मध्य बिंदु है समांतर है तो ये DE BC का आधा हो जाएगा। भाई 8 है तो कितना होगा, 4 होगा, तो इसका आंसर हो गया आपका 4। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 3:4 है तो फिर उनके परिमाप का अनुपात। अब यहाँ आपको समझना है, अगर त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात दिया है, परिमाप का पूछे तो वही अनुपात आंसर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कह रहा है 3:4 है तो आंसर 3:4 ही होगा परिमाप का, तो इसमें मार दीजिए 3:4, ये हो गया ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCDEF के समरूप हैं, यानी दो त्रिभुज समरूप है और क्षेत्रफल कह रहा है, एक का 36 है और दूसरा है 49, तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात। अब याद कीजिए ये थ्योरम बोले तो बहुत यूज होगा, ABC और DEF ये दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया आपका 36 है। हमको पता है कि इसके संगत भुजा AB और DE संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ये कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट होता है। तो इसमें देखिए क्षेत्रफल का अनुपात आपको दे दिया, पहला हम कर देते बाकी डायरेक्ट कर देंगे। यहाँ 36 है तो इसका 36 लिखेंगे, उसका 49 है तो 49 लिखेंगे, इधर AB बटे में DE इसका वर्ग है, तो ये वर्ग है तो इधर आके क्या होगा, वर्गमूल होगा, ये वर्गमूल हो गया, वर्गमूल होगा तो इसका अनुपात निकालिए 6 होगा और ये 7 होगा। तो यहाँ से अनुपात निकालेंगे ABD का कितना होगा, तो 6:7, 6:7 आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम डायरेक्ट कर लेंगे क्योंकि इतना नहीं करेंगे, पहला था इसलिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन करके बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था। तो थेल्स का प्रमेय है ये, थेल्स में कहा था कि दो समकोणिक का मतलब क्या, वैसा त्रिभुज जिसका दोनों कोण संगत कोण आपस में बराबर हो, तो दो समकोणिक त्रिभुज हो गया, तो उसका भुजा भी कह रहा है एक ही अनुपात में होता है, और ये कहने वाला है थेल्स साहब, तो आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुजों के दो संगत भुजाएं इतना है तो अनुपात में है, तो इनकी भुजाओं का क्षेत्रफल। अब यहाँ से आप कंसेप्ट समझ लिए, इतना समय नहीं लगाएंगे, फटाफट कर देंगे। अगर भुजा का अनुपात दिया रहे, क्षेत्रफल का कहेगा तो वर्ग कर देना, अगर क्षेत्रफल का दिया रहे भुजा का पूछे तो वर्गमूल कर देना। अभी जैसे एगो हम करके दिखाए, तो भुजा का हमसे पूछा है, क्षेत्रफल का पूछ रहा है, तो सीधा उसका वर्ग कर दो, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया 9:25। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो अब बताओ क्षेत्रफल है 9 तो भुजा पूछेगा तो वर्गमूल कर दो, तो 9 का वर्गमूल 3 और इसका हो गया 2, तो 3:2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 है, फिर वही बात हमने क्या बोले, ज़्यादातर क्वेश्चन इससे आपको पूछा जा गया है एग्जाम में, और एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। क्षेत्रफल का दिया, भुजा का पूछ रहा है, फिर कर दो, 5 हो जाएगा और इधर 8 × 8 = 64, 8 हो जाएगा, 5:8 जो कि
ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 और 40 है, तो फिर कह रहे कि इसकी एक भुजा की लंबाई है। तो देखिए, जब समचतुर्भुज की बात कर लेते हैं, समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होता है समचतुर्भुज में, और इसका विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटता है, समद्विभाजित करता है। अगर 30-40 है तो इसका मतलब एक 15 होगा, इधर भी 15 होगा, इधर 20 होगा तो ये भी 20 होगा। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया ना, तो हमसे भुजा पूछ रहा है। अब समकोण त्रिभुज से संबंधित थोड़ा सा बात याद रखिए, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखिएगा आंसर निकल जाएगा। तो ट्रिपलेट में एक होता है 3, 4, 5, पाइथागोरस के हिसाब से ये होता है। बाकी इसका दुगुना, अगर मान लीजिए 3 का दुगुना ले तो 6, 8, 10, उसी तरह इसका 3 गुना ले लें तो 9, 12, 15, ये चलते रहेगा। ठीक है, एक आपको ये याद रखना जो ज़्यादा यूज होता है, एक होता है आपका 8, एक होता है 5, 12, 17, 12, 13, ये ट्रिपलेट आपको याद रखना। फिर इसी तरह इसका मान लीजिए 2 गुना 3 गुना करते जाइए, 10, 24, 26, ये इस तरह से चलते रहेगा। तो ज़्यादातर आपको इसी में से काम आ जाएगा। ऐसे तो और भी होता है, 7, 24, 26, 25 भी होता है, 26, तो उसको देखना। लेकिन ज़्यादातर यही यूज होगा, तो हम इसका यूज करेंगे। तो अब समकोण त्रिभुज देखिए, यहाँ है 10 है 15 है, तो 10 है 15 है, तो ऐसा कुछ है इसमें से, कर्ण में नहीं आ रहा तो निकालना पड़ जाएगा। तो ये समकोण के सामने का ये आपका कर्ण हो गया, कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर क्या होगा, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, और इसका हो जाएगा वर्गमूल। कर्ण बराबर ये फॉर्मूला होता है, 40 है और 30 है विकर्णों की लंबाई। ठीक है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई, तो ये हो गया आपका 325। इसका तो वर्गमूल प्रॉपर नहीं निकलेगा, 15, ये ऑप्शन लगता है मिस्टेक है, क्योंकि ये इसका पूरा नहीं निकलेगा वर्गमूल, लेकिन यही होगा आपका कंसेप्ट, यही है। तो ऑप्शन गलत है, इसके लिए क्वेश्चन पर नहीं ध्यान दिए पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, तो अगर पूरा पश्चिम की बात करते हैं, पूरब पश्चिम की बात करें मैप के हिसाब से, तो इधर होता है पूरब यानी कि ईस्ट होता है, इधर पश्चिम होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ, और इधर होता है साउथ। अब करें एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, तो पश्चिम किधर है, वेस्ट इधर है। तो मान लेते हैं यहाँ कोई व्यक्ति आ गया 24 मीटर, फिर कह रहे पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है, तो उत्तर किधर है, ऊपर, 10 मीटर ऊपर जाता है, तो ये 10 मीटर हो गया। तो फिर कह रहे, अब कह रहे कि अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु ये हो गया। तो यहाँ से पूछ रहे थे, सीधा हम कहें तो कर्ण पूछ रहा है, कर्ण पूछ रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब देखिए 10, 24 और इधर पूछ रहा है, तो एक जोड़ा आपका होता है ट्रिपलेट में निकाल सकते हैं। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और इसका करेंगे 24 का 576, तो हो जाएगा 676। 676 हो जाएगा किसका, 26 का हो जाता है, तो 26 आंसर होगा। तो इसमें आप ये कंसेप्ट याद रख सकते हैं, 5 का 12 और 13, ये वाला कंसेप्ट आपका यूज हुआ, निकालने की जरूरत नहीं है। 5, 12, 13 का, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 12 का दुगुना है, 5 का दुगुना है, तो 13 का दुगुना 26, तो कर्ण हो गया 26। तो ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बड़े वृत्त और छोटे वृत्त समरूप होते हैं क्योंकि इनके आकार समान है। भाई आकार समान नहीं है, इनके अमाप बराबर समान है, ये भी नहीं है, इनके क्षेत्रफल बराबर है, इनके परिमाप बराबर है, तो इसके आकार ले सकते, देखने में एक जैसा है। उसके बाद जो है त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा और तीसरी भुजा के क्या होगा।
तो त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलावनी रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है, ये तो थ्योरम में देखे तो समांतर हो जाएगा। आगे किसी त्रिभुज के एक कोनों का समद्विभाजक सामने की भुजा को समद्विभाजित करे तो त्रिभुज कौन सा होगा? तो देखिए ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, क्योंकि कह रहे कि किसी त्रिभुज के एक कोण के समद्विभाजक, मान लेते हैं ये इस कोण को समद्विभाजक कर रहा है और सामने वाला भुजा को भी समद्विभाजित कर रहा है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा जिसमें ये दोनों बराबर होगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजा को जिस अनुपात में विभक्त करता है वह है, तो भाई एक के अनुपात में विभाजित करता है, थेल्स का प्रमेय ये कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किसी त्रिभुज में त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा दूसरे भुजा को तो मध्य पर ही काटेगा, ये मध्य से खींच रहा है, दूसर के समांतर तो तीसरा को भी मध्य पर ही काटेगा। तो देखो समत्रिभाजित करता है, 4 भागों में बांटता है, 5 भुजा में समद्विभाजित करता है, ये मध्य बिंदु भी यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समकोण शीर्ष से कर्ण पर खींचा गया लंब त्रिभुज को जिन दो त्रिभुजों में विभक्त करता है वो है, भाई थ्योरम का ही कंसेप्ट आपको बता दिए कि आपस में समरूप होते हैं ये, जो कि लास्ट में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगा। कोण संगत बराबर है, भुजा समानुपाती होगा, तो समानुपाती नहीं होगा, समानुपाती होती है। 20वां क्वेश्चन देखिए, कि किसी त्रिभुज की मध्यगत रेखाएं आधार को डैश होता है, तो किसी त्रिभुज में मध्यगत मतलब ये दोनों भुजा के मध्यगत खींचेंगे तो क्या होगा बताओ? तो क्या होगा? आधार ये है तो इसका समांतर होगा, तो सम त्रिभाग करता है, समद्विभाजित करता है, इनमें से क और ख दोनों सभी हो सकते हैं, तो इसमें कोनो नहीं होगा, तीसरी भुजा का समांतर होता है, तो डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है, भाई चक्रीय चतुर्भुज है या कोई भी चतुर्भुज हो, चारों कोण का योग हमसे कह रहा है तो 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी सम्मुख भुजा बीसी को डी पर मिलती है यदि ए बी बराबर 4.2 cm और डीसी बराबर 6 cm तथा बीसी 10 है, तो कह रहे ए बी की लंबाई होगा। फिगर बनाना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं समझ में आएगा। ए बी सी कह रहा है ए का समद्विभाजक ए बी सी, अब ए का समद्विभाजक ए डी, तो इसको आधा आधा बांटने वाला है, जितना कोण इधर है उतने कोण इधर है, ए डी इसका नाम है, ठीक है। ए डी मिलती है तो यदि ए सी है 4.2, ए सी 4.2 है, ठीक है, और डी सी ये है, डी सी कितना है 6 सेंटीमीटर, और बी सी कितना है, बी सी पूरा हो गया 10, ये बी सी पूरा हो गया 10, तब हमको बताओ पूरा 10 है और ये 6 है, अगर ये आपसे पूछें तो कितना होगा? तो 4 होगा, 4 होगा। तो हमसे पूछ रहा है क्या चीज़? ए बी पूछ रहा है। तो याद कीजिए थ्योरम में लास्ट में हम बताए, अगर ऐसा होता है तो ये सामने वाला कोण को अगर ये समद्विभाजित कर रहा है तो इसके पास के दोनों भुजा का अनुपात, यानी कि ए बी बटे में ए सी दोनों भुजा का अनुपात, और ये जो मध्यिका एक तरह से हुआ, या मध्यिका नहीं कह सकते, ये इसको जो काटा डी पर तो ये एक ही अनुपात में होगा, यानी कि बी डी बटे हो जाएगा डी सी। अब इसमें मान बिठा दो, ए बी आपको दिया, ए बी दिया कितना? ए बी आपको दिया 4 ए बी नहीं है, ए बी हमसे पूछ रहा है तो ए बी छोड़ दो। ए सी दिया है 4.2 बराबर बी डी कितना है? बी डी है 6, और डी सी कितना है? बी डी है 4, और डी सी कितना है 6। अब इसको हल कर दो, निकल जाएगा यहाँ से। तो इसमें अगर कट करें तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये कट गया। इसको भी काट सकते हैं, 14 तिया 42, 1.4,
ये कट गया, अब ये 2 से गुना कर देते तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 14 दूना 28, 2.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखिए 2.8 ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में ए 90 डिग्री है, त्रिभुज एबीसी में ए 90 डिग्री है, उसके बाद ए डी बी सी और बी डी बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर है और डी सी 2 है, तो ए डी की लंबाई कह रहे हैं। देखिए तो समकोण त्रिभुज में ए कह रहे समकोण है, इसको मान लेते ए 90 डिग्री है, ए डी बी सी, ए डी यहाँ से खींचना पड़ेगा, ये ए बी ले लेते, ये सी ले लेते हैं, यहाँ सी हो गया आपका और ये हो गया डी। चलिए अब ठीक है, बी सी बी डी कितना है 8, तो बी डी देखिए बी डी ये है 8 सेंटीमीटर है और डी सी देखिए डी सी ये कितना है 2 सेंटीमीटर है, तो ए डी हमसे पूछ रहा है ये ए डी, तो ये कैसे निकलेगा। तब याद कीजिए अगर ऐसा होता है यहाँ लंब डालते हैं, ये भी लंब है, यहाँ लिख ए डी लंब बी सी, ये लंब होगा इस जगह, ये लंब होगा ए डी लंब बी सी, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है समरूप है, और समरूप अगर है तो उसका संगत भुजा एक ही अनुपात में होगा। तो हमको निकालना ये, तो कैसे होगा, तो अनुपात लीजिए, तो एक ले लेते हैं ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाला त्रिभुज में बात करते हैं, तो ऊपर वाला त्रिभुज में सी डी ले लेते हैं, सी डी, और नीचे वाला त्रिभुज में ले लेते हैं, ये ऊपर वाला में ले लेते हैं ए डी। अब इसका संगत कैसे खोजते ये समझना है। ऊपर वाला त्रिभुज में सी डी लिए, तो सी डी किसके सामने, इस कोण के सामने का है, और ये कोण इस कोण के बराबर है, इसके बराबर है, तो इसके सामने का भुजा कौन होगा ए डी, तो यहाँ पहले हम लेंगे ए डी, ठीक है, बटे अब यहाँ जो है हम लिए, यहाँ देखें नीचे में ए डी ऊपर वाला त्रिभुज के हिसाब से ए डी है, तो ये है इसके सामने का, इसके सामने का है, तो ये कोण बराबर है इस कोण के, तो इसके सामने का भुजा कौन होगा, इसके सामने का भुजा ये हो जाएगा आपका बी डी, तो नीचे हो जाएगा बी डी। अब इसका मान बिठा दीजिए, हो जाएगा ए डी गुना ए डी करेंगे, ए डी का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका करेंगे सी डी गुना हो जाएगा बी डी। तब देख लीजिए सी डी गुना बी डी, तो सी डी कितना है भाई, सी डी है बी डी है 8 और सी डी है 2, तो ये सी डी है 2 और ये है 8, 8 गुना हो जाएगा 16, ये वर्ग है, तो ए डी बराबर हो जाएगा 16 का वर्गमूल, तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के समानुपाती है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ये तो सही बात है। इसे समरूप की कौन सी कसौटी कहेंगे, तो देखिए समरूप की कसौटी भी होता है, ए होता है, एस होता है, एस होता है, और एक होता है RHS, तो यहाँ RHS होगा। जैसे समकोण त्रिभुज की बात करेगा, एक कर्ण बराबर हो, ये बराबर ये, और समकोण बनाने वाले कोई भी एक भुजा बराबर हो, तो उस समरूपता कसौटी को कहते हैं RHS कहते हैं, RHS जो कि ए नंबर में है। आगे है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 100 है और 49 है, तो हमसे कह रहे कि यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 9 है तो 5 है, तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई, तो ये भी हम बताए, भुजा का अनुपात पूछे या ऊंचाई पूछे या मध्यिका पूछे, सब एक ही होता है। तो अगर क्षेत्रफल का अनुपात आपको दे दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया 100/49, तो हमसे पूछ रहा है ऊंचाई, तो देखिए एक का ऊंचाई आपका कितना है 5 है, तो ऊंचाई यानी पहले त्रिभुज, ठीक है, तो दूसरा का पूछ रहा है वाट, तो निकाल लो, इसका स्क्वायर होता है, लेकिन तो स्क्वायर होता है, तो ये इधर आके वर्गमूल होगा तो क्या होगा 10 होगा और ये 7 होगा, ठीक है, तो इधर बच जाएगा 5 और ये वाट हो गया दूसरा त्रिभुज का ऊंचाई। तो 5 को काट दो, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, तो 2 इसको वाट निकालना है ना, तो कोने कोने गुना करेंगे या इसको उल्टा देंगे, तो वाट बराबर हो जाएगा आपका 7/2, यानी 3.5 होगा,
यानी 3.5 हो जाएगा। तो देखो ये ऑप्शन नंबर ए कैसे हुआ, तो वही भुजा के अनुपात का वर्ग के जो बराबर होता है उसका हम उपयोग किए। आगे देखिए, दो समरूप त्रिभुज के सब क्षेत्रफल 100 है और 64 है, तो अगर छोटे त्रिभुज की एक मध्यिका इतना है तो बड़े त्रिभुज की, सेम क्वेश्चन है, जहां हम इससे पहले वाला में ऊंचाई दिया, अब की बार मध्यिका दिया। तो देखिए 100 है, 64 है, और इधर आपका एक का दिया छोटे त्रिभुज, तो एक त्रिभुज का दिया 5.6, तो दूसरा का उसी तरह वाट सेम है, इसका वर्ग होता है। इधर करेंगे वर्गमूल होगा तो 10 और इधर 8 होगा, फिर भी ये कटेगा तो 5 होगा और ये 4 होगा, और इधर जो होगा 5.6 और वाट हो जाएगा। तो इसको जो है ये तो पूरा नहीं कटेगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 5 वाट हो गया, और इधर आपका 5.4 गुने में 4 कर देंगे, ये होगा। 5 को इधर कर देते हैं तो भाग हो जाएगा सीधा, 5 से भाग दे देते हैं, गुना कर देंगे, 4 चौके 16, 5 चौके 20, 1 21, 21.6 हुआ, बटे में 5 काट देंगे, 4 दूना हो 4 पच्चे 20 हो गया, और बचेगा 1, 1 पर 6 16, 5 तिया 15, यानी कि 4.3 के समथिंग आ रहा है। अच्छा क्या कह रहे हैं, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल 100 और 64 है, ठीक है। अगर छोटे त्रिभुज की, अच्छा यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, लैंग्वेज को आपको पकड़ना पड़ेगा तब होगा। यहाँ क्या है कि ये बड़ा त्रिभुज का पहले दिया, छोटा त्रिभुज का बाद दिया, और हमसे क्वेश्चन में छोटा त्रिभुज का दे दिया, त्रिभुज की एक मध्यिका इतना है, तो छोटे त्रिभुज, तो इसका मतलब छोटा बाद में आएगा। तो ये 5 दशमलव जो देख रहे हैं इसको नीचे लेना पड़ेगा हमको, छोटा ये है तो 5.6 नीचे लेना पड़ेगा, और यहाँ आपको वाट मान लेते हैं, ठीक है। एक्स भी मान सकते हैं आप जनरली, चलिए एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। इसको अगर हल करें, ये इधर आके वर्गमूल होगा तो 10 और 8 होगा, और कट कर देंगे तो 5 और 4 होगा, और इधर बच जाएगा x बटे में 5.6 होगा। अब इसको अगर हल करें तो 5 से गुना कर देते हैं, तो 5 ऐसे काट सकते हैं, 14 चौके 56, ये 1.14 चौके 4, तो 1 बचा, x गुना 1 करेंगे x, और 14 पचे हो गया 70, तो हो गया सिंपल 7 सेंटीमीटर। तो लैंग्वेज पर जरूर ध्यान देना है कि आपको दिया क्या है, पहले छोटा दिया बड़ा दिया, ये पकड़ना पड़ेगा आपको, तब बनेगा। आगे है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 81 और 81, ये स्क्वायर है, 81 और 49 है। यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई इतना है तो दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई, सेम क्वेश्चन है, 2 हम किए हैं, इसको आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 का, उसके बाद पता चल जाएगा आप समझे कि नहीं समझे हैं क्वेश्चन को। आगे देखते हैं, दो समरूप त्रिभुज के भुजाएं इतना है तो अनुपात में है, तो इनके क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जैसे कहेगा स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1:4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 64 और 25 है, तो इसके संगत भुजा का अनुपात, भुजा जैसे बोले वर्गमूल निकाल दीजिए, 64 और 25 का वर्गमूल निकाल दीजिए, तो इसका हो जाएगा 8 और इसका हो जाएगा 5, तो 8 5 देख लीजिए, 8 5 यानी 8/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 121 और 144 है, तो 121 और 144 है, तो उसके भुजा का तो निकाल दीजिए, 11 और 12 हो जाएगा, 11 और 12 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, तो उसके मध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात, ये भी सही है, उनके शीर्ष लंब के वर्गों का अनुपात, ये भी सही है, उसके बाद उसके कोनों के अर्धकों को अर्धकों का वर्गों का अनुपात, ये भी सही है। तो सभी उत्तर सही है, तीन हम लिखे थे, 1 2 3, पीछे आप वीडियो को करके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा, तीनों यहाँ दिया है, तो इसलिए सही हो जाएगा सब। आगे, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजाओं के, तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात भुजा के क्या होगा भाई, वर्ग के अनुपात होगा, अनुपात के वर्ग के होगा, तो देखो वर्ग के अनुपात, व्युत्क्रमपाती ने वर्ग के अनुपात होगा, ये होगा, ठीक है। आगे
आगे देखते हैं, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 9 और 16 है, तो इसके संगत भुजाओं का, भाई भुजा जैसे कह रहा है इसका आपको वर्गमूल कर देना है, तो हो जाएगा 3 और हो जाएगा 4, तो 3:4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी डी और ई क्रमशः एबी और एसी के मध्य बिंदु है, तो एबीसी त्रिभुज जो है ए, हाँ ये आपको थोड़ा सा एक बार फिगर हम समझा देते। एबीसी एक त्रिभुज है, अब करें कि डीई क्रमशः एबी और एसी के मध्य बिंदु है डीई, तो ये हो गया डी और ये हो गया ई, करे एसी एबी और एसी का मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है तो यहाँ दो त्रिभुज बन गया, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, तो ये दोनों में अगर आप अनुपात आपको पूछे क्षेत्रफल का, तो इसको आपको याद रख लेना 1:4 अर्थात 1/4 होता है। ये निकाला हुआ सिद्ध किया हुआ एक तरह से प्रमेय भी कह सकते हैं इसको, कि ये छोटा वाला त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो 1:4, कभी कभी आपको उल्टा करके पूछ देगा बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला का, तो 4:1 हो जाएगा, तो यहाँ 1/4 ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, तो उनके क्षेत्रफल, भाई वर्ग कर दो, भुजा का दिया वर्ग कर दो, तो 36 हो जाएगा और इधर 9×81 हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुज के संगत ऊंचाई दिया है, ठीक है, 6 है और 9 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो यही होगा। इसको अगर कट होता है तो काट सकते, पहले देखिए 6 है, उसके बाद कितना है 9 है, अगर कट होता है तो काट दो, तो 3 से कटेगा 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये होता है, इसका वर्ग कर दो, 2 दूना 4, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 4×9, तो 4×9 ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे, दो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण समान है और उसके क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात सेम बात होगा, उसको वर्गमूल कर दो, 4, 5, 4, 5 किधर है, 4, 5 ये है। आगे, दो समबाहु त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा यदि उसके क्षेत्रफल का, भाई वर्गमूल लगा दो इसका, 4, 3 हो जाएगा, 4, 3 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये इस थ्योरम का बहुत अधिक यूज है, खास करके ऑब्जेक्टिव में। यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उसके संगत भुजाओं का, तो वर्गमूल कर दो, 8 होगा और हो जाएगा 11, तो 8, 11 ऑप्शन नंबर ए। कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई है, पहचाने कि इनमें से कौन समकोण त्रिभुज को सूचित करेगा, तो समकोण त्रिभुज का सूचित करेगा मतलब क्या, दो समकोण बनाने वाले दोनों भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के, तो ट्रिपलेट बगल में लिखे, अगर वो याद है तो आप देख के बता सकते हैं। देखिए ट्रिपलेट के अनुसार ये देखिए 5, 12, 13 ट्रिपलेट के अनुसार ये आ रहा है, तो यही आपका समकोण त्रिभुज का हो जाएगा। चाहे तो आप करके भी देख लीजिए, 5, 25, 12 का करेंगे 144, दोनों को जोड़ देंगे 169, 169 का वर्गमूल करेंगे तो 13 निकल जाएगा, बाकी इस सब में नहीं आएगा, तो ऑप्शन आंसर मिल गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मीटर लंबी, ये मीटर है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी की दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है, तो 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ध्यान देना ये मान लेते दीवार है, और 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ये भूमि है, भूमि के एक बिंदु यहाँ से मान ले हम सीढ़ी ये टिकाए इस तरह से, और ये है आपका 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की, तो ये मान लेते हैं यहाँ खिड़की है जो कि भूमि से कितना, तो 8 मीटर ऊंचाई पर है, तो दीवार के आधार की निचले सिरे की, अब याद करो ट्रिपलेट में बात करें तो 3, 4, 5 बताए, बाकी इसका 2 गुना 3 गुना करते रहिए। तो यहाँ देखिए मिल रहा है आपका 5, 5 दूना 10, 4 दूना 8, तो 3 दूना 6, तो ये आपका हो जाएगा 6, तो आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आदमी 15 मीटर पश्चिम दिशा की ओर जाता है, तो नक्शा के अनुसार पश्चिम किधर होगा, वेस्ट इधर होगा, ईस्ट इधर होगा, नॉर्थ इधर और साउथ इधर होगा।
अब कह रहे 15 मीटर पश्चिम जाता है, तो 15 मीटर मान लेते यहाँ आ गया पश्चिम, ठीक है। 15 मीटर पश्चिम दिशा की ओर जा चलकर वहाँ से 8 मीटर उत्तर, उत्तर ऊपर है, यहाँ से 8 चल गया ऊपर, ये 8 मीटर ऊपर की ओर जाता है, तो वह अपनी प्रारंभिक स्थान यहाँ है। अर्थात हमसे ये कर्ण पूछना चाह रहा है, तो ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है। किसका ट्रिपलेट है? तो 8, 15, 17, ये आपको ट्रिपलेट याद रखना है। इसका जोड़ा कहीं भी दिखे आपको इसी में से मारना है, क्योंकि 5 यहाँ 8, 15 है, तो दूसरा कर्ण कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। इसी का दुगुना तीन गुना चलते रहता है, तो आंसर हो जाएगा इसका 17। देख लीजिए 17 ऑप्शन नंबर ए। निकाल भी सकते हैं। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ेंगे हो जाएगा 289, और 289 17 का हो जाएगा। किसी आयत के विकर्ण से बने वर्ग का क्षेत्रफल इसकी दोनों आसन्न भुजाओं पर बने वर्गों के, तो ध्यान देना है, किसी आयत के वर्ग, विकर्ण कह रहा है, तो आयत, ये आयत है, इसका विकर्ण ये हो गया। तो विकर्ण से बने वर्ग, अब इस पर वर्ग बनाना है तो सोच सकता है ये इस तरह से होगा, ठीक है। विकर्ण पर बने वर्ग और इसका क्षेत्रफल इसकी दोनों आसन्न भुजाओं, आसन्न भुजा यानी लंबाई चौड़ाई की कह रहा है, कि योग क्या होगा। अरे कहीं न कहीं अगर बात किया जाए उतना नहीं, चलो देखो सिंपल, वर्ग जब बन रहा है तो एक स्क्वायर, और यहाँ भी कह रहे वर्ग बनेगा इस तरह से, यहाँ भी कह रहा है वर्ग बनेगा, तो ये दोनों का स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर। तो हमसे सीधा ये कहना चाह रहा है, तो दोनों आसन्न भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो देखो, तो योग के बराबर नहीं, वर्ग लिखा है क्या? तो दोनों आसन्न भुजाओं के बने वर्गों, अच्छा वर्ग यहाँ लिख दिया है, तो इसलिए यहाँ क्या होगा? योग के गुणनफल और अंतर के बराबर भागफल के, तो ये नंबर होगा योग के बराबर होगा, ठीक है। आगे कह रहे समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हाँ बिल्कुल होता है। अगर समांतर चतुर्भुज है तो उसके विकर्णों का योग, वर्गों का योग, विकर्ण के वर्गों का योग और चारों भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये आप जब त्रिभुज चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सिद्ध करने के लिए ये दिया हुआ है, वहां से आपको पता चल जाएगा। तो ये बिल्कुल होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि हम किसी निश्चित बिंदु से पूरब की ओर 10 मीटर, अब फिर वही बात है, पूरब पश्चिम जब करें तो नक्शा बना लेना। ये आपका पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो हमसे कह रहे पूरब की ओर 10 मीटर, यहाँ से 10 मीटर मान लेते, पूरब की ओर गए 10 मीटर, ठीक है। और तत्पश्चात उत्तर की दिशा, उत्तर ऊपर कितना? 30 मीटर, 30 मीटर उत्तर गया, 30 मीटर उत्तर गया। तो निश्चित बिंदु से, यही कर्ण हमसे पूछ रहा है, ये कर्ण पूछ रहा है। तो अब ये ट्रिपलेट में आता है क्या? अगर ट्रिपलेट में आता है तो देख लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट आप मौखिक भी कर सकते हैं। 30 का स्क्वायर करेंगे 900, ठीक है। 10 का स्क्वायर करेंगे 100, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1000। ट्रिपलेट के अंतर्गत नहीं आ रहा है, तो इसका अब 1000 का लगभग वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो उतना माथापच्ची कौन करेगा? लगभग देख लीजिए आप, 1000 का तो लगभग 30 के करीब, 30 का करेंगे तो 900 होता है, तो 30 से कुछ ज़्यादा होगा। तो 31, अच्छा पूरा तो होगा ना, ये तो कन्फर्म है। 32 भी पूरा नहीं होगा, 33 भी पूरा नहीं होगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एक ऑप्शन आ रहा है 31.62, और यही उत्तर होगा। ऐसा कैसे हम कर पाए? क्योंकि 1000 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आएगा जब भी आएगा दशमलव में आएगा, और दशमलव में एक ही है, ये है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, किसी आयत की संलग्न भुजाएं क्रमशः 8 और 6 है, तो आयत के विकर्ण, भाई संलग्न का मतलब लंबाई चौड़ाई हमसे कह रहे हैं। आयत का विकर्ण समकोण त्रिभुज बनेगा, तो क्रमशः 8 और 6 है, तो ये 8 है 6 है, ट्रिपलेट मार है, 3, 4 और 5 का जोड़ा लग रहा है। तो देखिए 3 का दुगुना ये है, 4 का दुगुना ये है, तो ये हो जाएगा 5 का दुगुना 10 मीटर, ठीक है। आंसर हो जाएगा 10 मीटर। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 46, 2 खंभे 13 मीटर और 7 मीटर है, ठीक है। देखिए 2 खंभे, एक खंभा ये है,
एक खंभा ये है मान लेते हैं। अब करें कि 13 मीटर, तो एक ये बड़ा वाला 13 मीटर है, छोटा वाला 8 मीटर है। यदि उनके पादों के बीच की दूरी, पाद मतलब नीचे, ये 8 मीटर है, ठीक है, तो उसके शीर्षों हमसे ये पूछ रहा है, ये शीर्षों के बीच की दूरी ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो अगर ये 2 खंभा है तो इसके समांतर हम यहाँ खींच सकते हैं। ये 8 है तो ये भी होगा 8। अगर ये 7 मीटर है तो ये अगर 7 है तो ये भी आपका हो जाएगा 7। टोटल 13 है, तो 13 में 7 नीचे वाला हो गया, तो ये कितना बचा 6। तो हो गया देखो 6 8, तो 3 का दुगुना 4 का दुगुना तो 5 का दुगुना 10, तो 10 मीटर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर था। तो इस वीडियो में इतना ही रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए।